जय हिंद दोस्तों। लगातार खुशियों पर खुशियों यानी दे दनादन धन धनादन चला जा रहा है। यानी कि मोदी गवर्नमेंट में इस बार सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान दिख रही है। जहां दोस्तों लगातार अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट हुए जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां दोस्तों आप सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे कि जैसे ही 16 जनवरी होती है अश्विनी वैष्णव साहब ने आके 8 पे कमीशन की गठन के मंजूरी दे देते हैं, यानी मोदी सरकार के कहने पे। इसके अलावा जैसे ही 24 जनवरी होती है यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आ जाता है, उससे सरकारी कर्मचारी काफ़ी मायूस है, लेकिन उसका भी रिव्यू का काम चल रहा है, यानी कि पीएफआरडीए को रिव्यू करके भेजा जा रहा है। जहाँ दोस्तों जो भी एनोमलीज हैं, जो भी डिमांड है वो भेजा जा रहा है और जो भी सुधार की बात है और किस तरह से यूपीएस गजट नोटिफिकेशन अप्लाई की बात है वो सारी चीज़ें सुधार की बात की जा रही है। और जैसे ही 1 फरवरी 2025 आती है बजट पेश कर दिया जाता निर्मला सीतारमन के द्वारा, यानी कि 8वीं बार लगातार निर्मला सीतारमन बजट पेश की फाइनेंस मिनिस्टर ने। जी हाँ दोस्तों, और मध्य वर्गीय परिवार को इस बार टारगेट किया गया। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह है आज तक कभी भी मध्य वर्गीय परिवार को टारगेट नहीं किया गया था और इस बार सरकार मध्य वर्गीय परिवार पर मेहरबान दिख रही है। यानी कि मोदी साहब ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और इससे ज्यादा कुछ दे भी नहीं सकते मोदी साहब। जी हाँ दोस्तों, और कारण जानते हैं क्या है? कारण सिर्फ ये है कि पूरे देश में प्रोडक्शन तो है लेकिन उसको खरीदारी करने वाला आदमी की कमी है, यानी परचेजिंग पावर नहीं है। इसीलिए मध्य वर्गीय परिवार में ये पैसा दिया जा रहा है 1 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख करोड़ सरकारी कर्मचारियों की जेबे में डाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी डाली जाएगी नेक्स्ट साल में, यानी अगले साल। आपको बता दें टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा अगर आपका इनकम 12 लाख सालाना है तो। जी हाँ दोस्तों, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ ले न्यू टैक्स रेजिम में तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जहीं से ही 1 रुपया भी ज्यादा होता है, 12,75,000 से 1 रुपया भी ज्यादा होता है तो जो टैक्स स्लैब है वो लग जाएगा, लगभग 60,000 का टैक्स कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसी आधार पर जिनका जिस टैक्स स्लैब में वो आते हैं, जितना इनकम है सालाना, उसी हिसाब से उनका टैक्स स्लैब दिया गया है, जो आपको स्क्रीन पर हम दिखा देंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल बता दें मोदी सरकार से मांग। जी हाँ दोस्तों, जो जितने भी संगठन है, यूनियन संगठन हो या फिर जो भी तमाम देश के कर्मचारी डिमांड कर रहा था मोदी सरकार से कि इस बजट में 10 लाख तक टैक्स फ्री किया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने 12,75,000 तक टैक्स फ्री कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा खबर है, पूरे देश में ये फैलना चाहिए, हर एक कर्मचारी को, हर एक सरकारी कर्मचारी को ये पहुंचानी चाहिए बात है। जी हाँ दोस्तों, यानी 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। और 8 कमीशन जब से आया है, जी हाँ दोस्तों, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 8वां पे कमीशन के बाद तो सबका जो सैलरी है बढ़ जाएगा, फिर तो 12,75,000 पार कर जाएगा तो फिर उसका टैक्स लेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कम से कम 2 साल तो सबका टैक्स बचेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें 1.5 करोड़ कर्मचारी है जो पूरे देश में टैक्स पेड करता है, यानी जो जिनका वो फायदा होने जा रहा है। 12,75,000 में लगभग 80% ऐसे कर्मचारी है जिनका सालाना इनकम 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख इस तरह से 5 लाख, 6 लाख से लेके 12 लाख तक है। तो कम से कम 2 साल तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, जिनका लेवल ज़्यादा है, जिनका 12-13 लाख अभी ही है ग्रोस सैलरी, तो 8वां पे कमीशन लगेगा तो वो 15 लाख पार कर जाएगा, 12 लाख पार कर जाएगा, 13 लाख पार कर जाएगा तो फिर वो टैक्स स्लैब में आएंगे। लेकिन 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज पूरा हम डेटा बताएंगे 1 to Z, यानी एक से लेकर पूरा डेटा बताएंगे किस तरह से फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी तमाम देश के तमाम लोग फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात किए। अजय दुआ आपको पता होगा फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उससे पहले सुभाष चंद्र गर्ग ने भी बताया। तो अजय दुआ का कहना था कि फिटमेंट फैक्टर 3 से पार भी दे सकती है सरकार, और जो सुभाष चंद्र गर्ग थे उनका कहना था 1.92 से लेकर 2.08 तक सरकार देगी फिटमेंट फैक्टर। यानी कि
सब लोगों की अलग अलग बातें हैं। शिव गोपाल मिश्रा कह रहे हैं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर होगा, दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ये मांग रखा जा रहा है। जो एम रघुवैया NFIR के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि 2 फिटमेंट फैक्टर होगा। तो अगर बेसिक सैलरी यानी 7th पे कमीशन में बेसिक सैलरी 18,000 है, उससे उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 देता है तो 18 दूनी 36,000 बेसिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा। आपको बता दें फिटमेंट फैक्टर किस तरह से निकल कर आएगा, आज हम डिटेल समझेंगे और बेसिक और DA के साथ जो रियलिटी है वो साफ साफ हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी को आपको पता होगा 8वां पे कमीशन गठन की मंजूरी, 25 जनवरी को UPS गजट आ गया, 1 फरवरी को बजट आ गया और एक सप्ताह के बाद जो बजट आया है उसका बिल भी हो जाएगा। जहाँ तो बिल पर भी एक आने वाला है। जहाँ दोस्तों यानी 1 करोड़ 15 लाख को फायदा होगा सीधे सीधे। आपको बता दें कई लोग का कहना है कि जो आम जनता उनका कहना कि 90% लोगों को क्या 10% जो फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं उनको तो सरकार जेबें भर रही है, अब बाकी जो 90% लोग हैं उनका क्या। तो हम बता देना चाहते हैं कि जैसे ही सरकारी कर्मचारी के पास पैसा आता तो वो मार्केट में ही लगाता है, इससे पूरा मार्केट ग्रो करता है, इकोनॉमिक ग्रो करता है, इसमें सभी को फायदा है। एक्चुअली टैक्स तो सब लोग देता है, डायरेक्ट वर्कर भी टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट वर्कर भी टैक्स दे रहा है, यानी कि सरकारी कर्मचारी को डबल मार है। एक तो हम लोग इनकम टैक्स भी पे करते हैं जितने भी सरकारी कर्मचारी है, इसके अलावा जो मार्केट से जो भी सामान खरीदता है उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो जो बाहर के पब्लिक लोग हैं उनको तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है ना, जो सामान खरीदते हैं उस पर, वो तो कोई इनकम टैक्स नहीं देते हैं। तो जो इनको इनकम टैक्स देता है सरकार, उसके लिए इस बार अगर सोची है, पहले तो कभी सोची नहीं थी, इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि मध्य वर्गीय परिवार को टारगेट किया गया सरकार के द्वारा और उसी के बारे में सोच रही है। जहाँ दोस्तों अभी बुढ़ापे तक आपको पता होगा जो बुढ़ापा होगा उनको 1 लाख तक छूट दे दिया गया। सोचिए बुढ़ापे को भी काफी फायदा होने वाला था, पहले 50,000 तक की छूट था, उसको 1 लाख कर दिया गया। इसके आपको बता दें जो फिटमेंट फैक्टर निकलेगा वो बहुत चीजों पर डिपेंड करेगा। HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, आपको क्या जरूरत है, महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, उसको कट आउट करने के लिए हम लोग 8वां पे कमीशन लेकर आए हैं, यानी सरकार लेकर आई है। जहां दोस्तों यानी कह सकते हैं कि देखिए 2-3 चीजें हैं। परिवार फैमिली मेंबर, पहले के जमाने में फैमिली मेंबर पूरा एकोमुलेट होकर रहता था, आजकल के छोटे छोटे फैमिली में रह गए जहां पर पति पत्नी और 2 बच्चे 14 साल से नीचे। जी हाँ दोस्तों, और उनका जो प्रति व्यक्ति है कैलोरी वो 2700 कैलोरी रखा जाता है और उसके अलावा वसा प्रोटीन का मात्रा 60 ग्राम 65 ग्राम के हिसाब से रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि जो 7th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन में भी जब फिटमेंट फैक्टर रखा गया था तो पे बैंड के हिसाब से रखा गया था, लेवल के हिसाब से। आज हम बता दे रहे हैं 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था 7वां वेतन आयोग में, 1 से 5 लेवल तक का दिया गया था, 6 लेवल से 9 लेवल तक 2.62 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, 10 से 13A तक 2.67 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, 14 लेवल से 16 लेवल तक 2.72 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था और 17 से 18 लेवल को 2.81 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, यानी पे बैंड के हिसाब से दिया गया, लेवल के हिसाब से दिया गया था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ऐसा लग रहा, क्योंकि अगर पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन बना था तो इसी तरह से 8 पे कमीशन बनेगा तो पे मैट्रिक्स बनेगा, इसी हिसाब से हो सकता है फिर से कैलकुलेशन हो। लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2.57, 2.62, 2.67, 2.72, 2.81 हट करके कुछ और देगी सरकार। आपको हम कैलकुलेशन करके पूरा डिटेल बताएंगे। जो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का लोअर एग्जाम्पल रखिए कि 7th पे कमीशन में 2016 में 18,000 बेसिक था उसका, तो 10 साल बाद उसका बेसिक जो है, जी हाँ दोस्तों 10 साल बाद यानी 2025 में उसका बेसिक खुद ब खुद 23,500 रुपया हो जा रहा है। यानी कि अगर और DA उस पर अगर 56% जोड़ लीजिए तो सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी। फिर 2026 में आप देखें उसका जो सैलरी है 25,200 रुपया हो जाएगा। और फिटमेंट फैक्टर आपका, फिटमेंट फैक्टर नहीं DA जो होगा 62% हो जाएगा। DA साल भर में 2 बार बढ़ता है, आपको पता होगा। हम लोग 3% लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 6 महीना में 3% DA बढ़ेगा, यानी साल भर में 6% DA बढ़ेगा। तो अगर 2025 में 23,500 पर 56% DA लग रहा है और 2026 में 25,200 पर 62% 6% बढ़ा लीजिए। इसके बाद 2027
2027 में 26,000 बेसिक हो जाएगा तो 68% 62.68% DA हो जाएगा। फिर 2028 में 26,800 बेसिक उसका हो जाएगा और उस कर्मचारी के ऊपर 74% का DA लग जाएगा, तो उसका जो बेसिक बन जाएगा DA और बेसिक मिलाकर 46,632 रुपया, यानी फिटमेंट फैक्टर आप निकालेंगे तो 1.92 तो अभी ही दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी 8वां पे कमीशन ऐसे ही नहीं लागू होता, वो 10 साल का पूरा देखा जाएगा कि 10 साल में कितना तक बढ़ेगा महंगाई और कितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये सब चीज़ें भी देखी जाएगी। और जो कैलकुलेशन है बेसिक जो 7 पे कमीशन मैट्रिक्स का पे कमीशन का जो मैट्रिक्स आप जाके देखेंगे तो वो स्टडी करेगा सरकार, जो हम आपको बता रहे हैं। 2029 में वही जो 18,000 पर 2016 में था वो आदमी का बेसिक 27,600 रुपया हो जाएगा और जो DA है 80% लगभग हो जाएगा, 6% आप सालाना जोड़ें तो, और उनका बेसिक और DA जोड़कर 49,680 रुपया हो जा रहा है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 2.1 आएगा, यानी कि सरकार को मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.1 देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये है सच्चाई। इसके अलावा अगर 2.1 फिटमेंट फैक्टर देती है तो 18,000 गुने 2.1 करेंगे तो 37,800 रुपया हो जाएगा बेसिक, और जो पेंशन होगा उसका आधा पेंशनर्स को 18,900 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है 2.1 फिटमेंट फैक्टर का कमाल। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 महीने का DA एरियर बाकी, यानी 3 बार का DA एरियर बाकी है, तो उस 1.5 साल में करीब करीब अगर 10% भी सरकार जोड़े तो फिटमेंट फैक्टर 2.10 प्लस 0.1 यानी 2.20 हो जाएगा। लेकिन आप मिनिमम अगर 2.1 रखें, मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि मिनिमम 2.1 से नीचे सरकार जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो अभी भी आ जाएगा कैलकुलेशन से। इसके अलावा इसके ऊपर अगर 4 फैमिली की जगह पर अगर 6 फैमिली हो जाए और भी जो आजकल के लोग जिस तरह से फैसिनेट लोग जीते हैं उस हिसाब से जोड़ा जाए तो और बढ़ जाएगा। तो इससे पहले 7 पे कमीशन में अशोक माथुर थे, और इस बार कौन बनेंगे अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट होना बाकी है। उनके साथ एक ब्यूरोक्रेट्स भी रहेंगे, उनके साथ एक प्राइवेट इकोनॉमिस्ट भी रहेंगे। तो ये जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है। तो 2.10 तो फिटमेंट फैक्टर मिनिमम रहेगा ही। और मंजीत सिंह पटेल का कहना था कि 2.25 होगा या 2.20 हो सकता है, बढ़ेगा। पिछले साल ग्रोस सैलरी में भी 34% का बढ़ोतरी हुआ था, इस बार कम से कम 30% तो बढ़े। कहानी यही है। और यहाँ पर जोड़ लीजिए, अगर ये कमेटी गठन होती है 8वां पे कमीशन का जो अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट होता है, तो भारत सरकार के पास 72 डिपार्टमेंट है। 72 डिपार्टमेंट के 72 लोगों से उनसे बातचीत करना पड़ेगा, राज्य सरकारें से बातचीत करना पड़ेगा, 29 राज्य है। इसके अलावा जो यूनियन मान्यता प्राप्त संगठन है उनसे बातचीत करना पड़ेगा। वो सारा डेटा कलेक्शन करके, विदेशों से डेटा कलेक्ट करके सारा निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, और 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन की गठन करना पड़ेगा, सिफारिश को लागू करना पड़ेगा। अभी तो गठन की मंजूरी हुई है, ड्राफ्ट आना बाकी है, उसमें कंपोजिशन भरना बाकी है, कंपोजिशन के बाद सिफारिश लागू होगी। तो आपको बता दें कि ये सब चीज़ें से बातचीत करना पड़ता तब जाके तैयार होता है, यानी कि कम से कम साल 1.5 साल तो लग ही जाते हैं 8 पे कमीशन का पूरा ड्राफ्ट तैयार करने में। इसके अलावा DA 18 महीने का ये तो बता ही दिए आपको। HRA जो होगा कम हो जाएगा। अभी जो HRA XYZ सिटी पर मिल जा रहा है, X में 30% मिल जा रहा है, Y में 20%, Z में आपको 10%, तो वो घट करके हो सकता है 6, 12, 24 हो जाए, 6, 12, 18 हो जाए, 6%, 12%, 18%। अब फिर अगर 25% DA होगा, क्योंकि DA तो 0 से शुरुआत हो जाएगा फिर जब 25% DA होगा तो फिर वो बढ़ेगा आगे। इसी तरह से 50% हुआ तो फिर आगे बढ़ेगा HRA। तो इस तरह से HRA भी लगता है कि कम होगा। इसके अलावा DA 0 हो जाएगा। इसके अलावा TA लगभग 6 से 7% बढ़ने का उम्मीद है। TA ट्रेवलिंग अलाउंस जो आपको मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप अपने फिटमेंट फैक्टर से, वो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर को NPA मिलता है, वो बेसिक में जुड़ के मिलता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग जो होता है अलाउंस। इसके अलावा ऐसा बोला जा रहा है कि 10 जो हार्ड ड्यूटी होता है, जो रिस्क ड्यूटी होता है ट्रैकमैन वालों को, उसका भी बेसिक में जोड़ कर निकालना चाहिए।
तो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में भी बहुत सारा खामियां हैं। और 8 पे कमीशन तो खैर अब तो लागू होगा और 1 जनवरी 26 से ही लागू होगा। अगर मार्च अप्रैल मई तक भी जाता है, सिफारिश लागू होता तो उतना दिन का एरियर मिलेगा। लेकिन अब जो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन है इसमें लोग रिव्यू मांग रहे हैं, आप लोग रिव्यू जाकर जरूर दें। और रिव्यू में 2-4 चीज़ें तो ज़रूर मांग करें उसमें। एक तो 20 साल की बात होनी चाहिए और जिस समय आप रिटायर होते उसी समय से पेंशन शुरू होना चाहिए, जिसमें आप बीआरएस लेते हैं उसी समय से पेंशन शुरू होना चाहिए। उसके अलावा यूपीएस का जो 10% आपका कटता है ब्याज सहित वापस होना चाहिए। 10% कटता है तो टैक्स मुक्त जमा होना चाहिए ना, वो वापस होना चाहिए। तो ये सब 2-4 बातें हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम जानकारी देने में कितना सफल हुए, रेटिंग जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।